हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश रत्नवाल, आज क्लासेस का डायरेक्टर, आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 12 की हिंदी 100 मार्क्स का एक कविता जिसका नाम है पुत्र वियोग और जिनके कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, कविता का नाम है पुत्र वियोग और जिनकी कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आज मैं इस कविता का अर्थ, इसके जो पद हैं, इसके कविता के पदों की व्याख्या, अर्थ, ये सब मैं आपको आज समझाऊंगा इस वीडियो में। लेकिन कविता के बारे में स्टार्ट न करने से पहले, ठीक है, मैं आपको कवित्री के बारे में, कवित्री के जीवन से संबंधित कुछ बातों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपका जो पैटर्न है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उसमें ठीक है कवित्री और कवि जो भी हैं उनसे जीवन से संबंधित जो बातें हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि कविता का नाम है पुत्र वियोग और इनके कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, इसका फर्स्ट पॉइंट है जन्म। ठीक है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904। दूसरा पॉइंट है इनका निधन। निधन कहने का मतलब मृत्यु। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 15 फरवरी 1948। कब हुआ था? 15 फरवरी 1948। और मृत्यु कैसे हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी आपका जब ये नागपुर से जबलपुर वापस आ रहे थे, तो एक कार दुर्घटना यानी कि एक कार एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं इनका जन्म स्थान, यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था निहालपुर। ठीक है, निहालपुर जो कि इलाहाबाद में है और ये किस राज्य में है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके माता पिता। इनकी माता का नाम क्या है? तो इनकी माता का नाम है श्रीमती धीराज कुंवर। ठीक है, और पिता, तो पिता का नाम है ठाकुर रामनाथ सेठ। ठीक है, अब बात करते हैं इनके पति का। तो इनके पति का नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। ठीक है, पति का नाम क्या है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये था कवित्री के जीवन से संबंधित कुछ बातें जिनसे आपका सवाल पूछा जाता है और वो आपका ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में सवाल पूछा जाता है। तो अब मैं आता हूँ इसके बाद कविता पे। ठीक है, तो आइए हम लोग कविता स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कविता का नाम है पुत्र वियोग, ये जो कविता है पुत्र वियोग जो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। पुत्र वियोग कहने का मतलब पुत्र के ना होने का वियोग। वियोग का मतलब दुख, दर्द। ठीक है, जब किसी माँ का पुत्र उससे बिछड़ जाता है या मतलब जब किसी माँ का पुत्र उसके पास नहीं होता है तो उसके बिछड़ने पर जो दुख होता है, जो दर्द होता है, जो तकलीफ होता है, उसका बहुत ही मार्मिक तरीके से सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता में वर्णन किया है। तो उसी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए कविता का पद है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, और मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। कहने का मतलब कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। देखिए यहाँ पे कवित्री इस पंक्ति में, ठीक है, अपने दुख को प्रकट कर रही है। वो कहती है कि मेरा बेटा मेरे पास नहीं है, मेरा जो पुत्र है वो मेरे पास नहीं है, और मेरे इस दुख पर आज जितनी भी दिशाएं हैं वो सब हंस रही है। मतलब वो सब प्रसन्न है, मुझ पे हंस रही है, उल्लास कर रही है। उल्लास मतलब खुशियां मना रही है। ठीक है, और मेरा मजाक उड़ा रही है। कहने का मतलब यही है कि इस पंक्ति में कवित्री ये कहना चाहती है कि मेरा पुत्र मेरे पास नहीं है, मैं शोक में हूँ, दुख में हूँ, और ये जो सारी दिशाएं हैं वो मुझ पे हंस रही है, प्रसन्न है, उल्लासित है और मेरा मजाक उड़ा रही है। ठीक, बढ़ते हैं अगले पंक्ति की। तो बढ़ते हैं अगले पंक्ति की। अगला पंक्ति है, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतार, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। इस पंक्ति में कवित्री जो है वो ये कहना चाहती है कि इस पंक्ति के द्वारा वो अपने बच्चे की
बचपन को याद करती है और वो कहती है कि जैसे ही वो मुझे माँ कहकर पुकारता था, जिस भी समय वो मुझे माँ कहकर पुकारता था, मैं अपना सारा काम काज छोड़कर उसकी तरफ दौड़ कर आती थी, है ना। जब भी वो मुझे बचपन में माँ कह के पुकारता था, मैं अपना सारा काम काज छोड़कर दौड़ करके उसके पास आती थी, ठीक है। और कभी भी उसे अपने गोद से नहीं उतारती थी, इस डर से कि कहीं उसे शीत न लग जाए। शीत कहने का मतलब ठंड। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझे कि कवित्री इस पंक्ति के द्वारा ये बताती है कि वो अपने बच्चे के बचपन को याद कर रही है और वो ये कहती है कि जब भी वो मुझे माँ कह के पुकारता था, मैं हर काम को छोड़कर उसके पास दौड़ कर आती थी और अपनी गोद से उसे कभी भी नहीं उतारती थी, क्योंकि कहीं उसे ठंड न लग जाए। इस डर से हमेशा उसे अपने गोद में रखे हुए रहती थी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले पंक्ति की ओर। तो अगली पंक्ति है, थपकी दे दे जिसे सुलाए, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बीता। ठीक है। तो इस पंक्ति के द्वारा कवित्री ये बताना चाहती है कि जिस बेटे को मैं थपकी दे दे कर सुलाती थी, यानी कि यहाँ पे कह रही है कि थपकी दे दे जिसे सुलाया, मतलब जिस पुत्र को मैं थपकी दे दे कर सुलाया करती थी, जिसके लिए लोरियां गाई, कहने का मतलब जब मेरे पुत्र को नींद नहीं आती थी तो मैं उसके लिए लोरियां गाती थी ताकि वो आराम से सो सके। और उस पुत्र के मुख पर मैं जरा सा भी मलिनता, यानी कि जरा सा भी दुख या चिंता को देख नहीं पाती थी। अगर वो कभी भी, अगर उसके चेहरे पर कभी भी मलिनता यानी कि दुख या चिंता आती थी तो मेरी रातों की नींद उड़ जाती थी, ठीक है। और मैं देख आंखों में रात बिताए का मतलब, और मैं उसके चेहरे को देखते हुए अब रात भर जागती रहती, ठीक है। तो इस पंक्ति में कवित्री ने क्या कहा है, वो कहती है कि जिस पुत्र को मैं थपकी दे देकर सुलाती थी, जिस पुत्र के ना सोने पर मैं उसके लिए लोरियां गाती थी और जिसके मुख पर मैं जरा सा भी चिंता देख नहीं पाती थी, अगर उसका मुख थोड़ा भी मलिन होता था, थोड़ा भी दुख या तकलीफ होता था तो मेरी रातों की नींद हो जाती थी, ठीक है। और फिर मैं रात भर उसके चेहरे को देखते हुए जागती रहती थी ताकि मेरा पुत्र आराम से सो सके, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगली पंक्ति की। तो अगला पंक्ति है, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। देखिए, इस पंक्ति के द्वारा कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान एक भारतीय माँ की विशेषता को दर्शाना चाहती है। वो यहाँ पे ये बताना चाहती है कि एक भारतीय माँ जो होती है वो अपनी संतान के लिए खुद को भी भूल जाती है। वो अपनी संतान की सलामती के लिए, उसकी सफलता के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए वो पत्थर को भी देव यानी कि भगवान मान लेती है, ठीक है। वो अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा को चौगनी करके, उसे मजबूत करके कहीं नारियल चढ़ाती है, कहीं दूध चढ़ाती है, कहीं बतासे चढ़ाती है, तो कहीं जाकर वो अपना सर झुकाकर अपने पुत्र की सलामती के लिए, ठीक है, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी सफलता के लिए भगवान से दुआ मांगती है। चलिए तो बढ़ते हैं अगली। तो इस पंक्ति में कवित्री का कहना है, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा। इस पंक्ति के द्वारा कवित्री ये कहना चाहती है कि फिर भी कोई कुछ ना कर सका। कहने का मतलब कि यहाँ पे कवित्री अपने भाग्य को यानी कि अपने किस्मत को कोसती हुई कहती है कि फिर भी मेरी आस्था, मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति जो मैं अपने पुत्र यानी कि अपने खिलौने रूपी पुत्र बच्चे के लिए किया करती थी, कोई काम नहीं आया, ठीक है। कोई किसी भी तरह से मेरी मदद नहीं कर सका और मेरा बच्चा यानी कि मेरा खिलौना मुझसे छिन गया और मैं असहाय विवश बैठी रह गई और मेरा छौना अर्थात बच्चा यानी कि मेरा खिलौना मुझसे छिन गया, मुझसे दूर हो गया। बढ़ते हैं अब अगली पंक्ति। तो अगली पंक्ति है, तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं। तो इस पंक्ति के द्वारा कवित्री ये कहना चाह रही है कि मेरे पुत्र के चले जाने से मेरे जो प्राण हैं वो विकल हैं,
बहुत ही व्याकुल हैं, वो मेरे जो प्राण है वो तड़प रहे हैं, ठीक है। और मुझको पल भर भी, जरा सा भी, कहीं भी शांति नहीं है, ठीक है। शांति नहीं है क्योंकि मेरा जो पुत्र चला गया है, मेरा जो धन खो गया है, जो मेरा धन लुट गया है, इसमें कोई भ्रांति नहीं है। ये संभव है कि वो अब वापस नहीं आएगा, अर्थात मेरा पुत्र रूपी जो खिलौना है जो चला गया है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो दोबारा वापस लौटकर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली पंक्ति की तरफ। तो यहाँ पे कवित्री कहती है कि फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन में, ठीक है। यहाँ पे कवित्री फिर कहती है कि फिर भी मेरा जो मन है वो रोता ही रहता है, मेरा जो मन है वो नहीं मानता है। क्या नहीं मानता है? मेरा जो मन है वो रोता ही रहता है, और मेरा जो मन है वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मेरा बेटा मुझसे कहीं दूर चला गया है, अर्थात मुझे छोड़कर चला गया है, ठीक है। वो और ये बड़ा ही जटिल है, बड़ा ही मुश्किल है, ठीक है, और बड़ा ही कठिन है अपने मन को समझाना कि मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया है, ठीक है। और यहाँ पे फिर कवियत्री कहती है कि मेरा जो हृदय है वो नीरस सा लगता है, मतलब मेरा जो जीवन है वो बिल्कुल नीरस सा लगता है, किसके बिना? तो अपने बच्चे के ना होने पर, यानी कि मेरे बच्चे के बिना मेरा जो जीवन है वो बिल्कुल सूना सूना लगता है, वो बिल्कुल अकेला लगता है, ठीक। तो आइए बढ़ते हैं अब अगली। तो आइए अगली पंक्ति है, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती, ठीक है। इन पंक्तियों के द्वारा कवित्री यह कहने की कोशिश करती है, वो कहती है कि मैं खुद से निवेदन करती हूँ, मैं तड़पती हूँ, और मुझे हमेशा ये लगा रहता है कि काश हे ईश्वर पल भर को ही सही मैं उसको पा जाती। उसको कहने का मतलब अपने पुत्र को, पल भर के लिए ही सही मैं अपने पुत्र को पा जाती, ठीक है, और उसे अपने जी से लगाकर, अपने दिल से लगाकर, अपने सीने से लगाकर, अपने हृदय से लगा के रखती, और उसे सहला करके अपना सारा प्यार उस पर लुटाती, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अब अगली पंक्ति की। चलिए अगली पंक्ति है, मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना, ठीक है। इन पंक्तियों के द्वारा कवित्री ये कहना चाहती है कि मेरे भैया मेरे बेटे अब अपनी माँ को इस तरह मत छोड़कर जाना, क्योंकि मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया है, ठीक है। यहाँ पे कविता क्या करी है कि मेरे भैया मेरे बेटे, ठीक है, वो बता रही है कि मेरे भैया मेरे बेटे अब अपनी माँ को कभी भी इस तरह से छोड़कर मत जाना, क्योंकि मेरे पुत्र के बिना मेरा जीवन तो बेकार हो गया है, ठीक है। और कहती आगे कि बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना, मतलब वो यहाँ पे ये कहना चाहती है कि किसी भी माँ के लिए, ठीक है, अपने पुत्र को खोकर अपने मन को समझाना ये बड़ा ही कठिन होता है, बड़ा ही मुश्किल होता है, ठीक है। किसी भी माँ के लिए अपने पुत्र को खोकर अपने मन को समझाना ये बड़ा ही कठिन, बड़ा ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली पंक्ति की तरफ। तो अगली पंक्ति है, भाई बहन भूल सकते हैं पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। तो इन पंक्तियों में कवित्री ये कहना चाहती है, पहली दो पंक्ति की बात करें अगर, तो कहती है भाई बहन भूल सकते हैं पिता भले ही तुम्हें भुलावे। कहने का मतलब हो सकता है कि तुम्हारे भाई बहन तुम्हें भूल जाए, हो सकता है कि तुम्हारे पिता तुम्हें भुला दें, क्योंकि उनका संबंध जो है वो सांसारिक होता है, ठीक है। घर से बाहर अलग अलग तरह के काम में लगे होते हैं, तो उनका तुम्हें भूल जाना शायद संभव हो सकता है, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे है कि किंतु रात दिन की तुम्हारी साथी जो तुम्हारी माँ है, ठीक है, जो रात दिन तुम्हारे साथ रहते आई है, ठीक है, वो
कैसे तुम्हें भुला सकती है, कैसे तुम्हें भूल सकती है, और वो इस बात को अपने मन को वो कैसे समझाए। ठीक, यही था इस कविता, ये कविता की पंक्तियां और इसका ठीक है व्याख्या जो मैंने आपके सामने बताया, और उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।